वहां रखी बियंग उठाई और बाथरूम की तरफ भागी। उसे अद्वैत के सामने कितनी ज्यादा शर्म आ रही थी वो ही जानती थी। आर्या के बाथरूम में जाते ही अद्वैत ने एक नजर उस बंद डोर को देखा और फिर अपना सर पीछे टिकाकर अपनी आंखें बंद करके बोला, देखते जाओ जतीन अग्निहोत्री, मैंने तुम्हें खून के आंसू ना रुलाए तो मेरा नाम भी अद्वैत कुंद्रा नहीं। तुम्हारे किए की सजा अब तुम्हारी बेटी भुगतेगी और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें घुटनों के बल लाकर छोड़ूंगा। अब आने वाले दिनों में तुम अपनी बर्बादी का नजारा देखकर तिल मिला जाओगे और तुम्हें तड़पता देखकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। इस वक्त अद्वैत के चेहरे पर बेहिसाब नफरत दिखाई दे रही थी और अब भी उसकी आंखों में क्रूअल्टी देखकर तो कोई भी डर जाता। थोड़ी देर बाद आर्या फ्रेश होकर बाहर आई और अद्वैत के सामने खड़ी हो गई। उसके बाल अभी भी गीले थे पर उससे उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस यहां से जाना था। बाहर आते ही उसने अद्वैत से कहा, क्या अब मैं यहां से जा सकती हूं? अद्वैत ने आर्या को देखा तो एक पल के लिए देखता ही रह गया। उसने नक्श से कहा था कि आते वक्त वो आर्या के लिए ड्रेस लेकर आए और वो उसके लिए बेबी पिंक कलर की ड्रेस लेकर आया था जिसे पहनकर अभी आर्या एक टीनेजर लड़की लग रही थी। वैसे अभी भी उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, अभी वो बस 19 साल की ही थी। अद्वैत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसकी तरफ एक फाइल बढ़ा दी। आर्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था अद्वैत उसे क्या दिखा रहा था। उसने उसके हाथे से फाइल ली और खोलकर देखने लगी थी। आर्या को बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था पर पिछले 1 साल से उसके पापा हर बिजनेस पार्टी में उसे अपने साथ लेकर जाते थे और वो अपने पापा की काम में मदद भी किया करती थी। तो उस फाइल को देखकर आर्या इतना तो समझ गई थी कि उनके अग्निहोत्री कॉरपोरेशन को भारी लॉस हुआ था और इसी वजह से उसके पापा बेहद परेशान रहने लगे थे। और इस समय उसके हाथ में पकड़ी फाइल में उसी से रिलेटेड अपडेट थी और साथ में अभी हाल ही में उनकी कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसे उसके पापा ने इलीगल तरीके से हासिल किया था और उस फाइल में उसके पापा के खिलाफ उसके सबूत भी थे। ये देखकर आर्या को बहुत बड़ा झटका लगा था पर उसे पता था कि पिछले 1 साल से उसके पापा परेशान रहने लगे थे। शायद अपनी कंपनी बचाने के लिए उन्होंने ये गलत रास्ता अपनाया होगा। आर्या यही सोच रही थी। तभी अद्वैत बोला, तुम जानती हो अगर मैंने ये सारे सबूत पुलिस को दे दिए तो क्या होगा? तुम्हारी कंपनी से वो कॉन्ट्रैक्ट वापस लिया जाएगा और कंपनी के शेयर गिरने लगेंगे और रातों रात तुम्हारे बाप की कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी और साथ में तुम्हारे बाप को जेल होगी वो अलग। अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हारे बाप को सड़क पर लाकर खड़ा कर सकता हूं। अद्वैत की बातें सुनकर आर्या की जान निकली जा रही थी। उसे रोना आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए थे। उसने भरे गले से कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं ऐसा क्या करूं कि आप ये सारे सबूत मुझे दे दे? आर्या की बात सुनकर अद्वैत ने कहा, तुम तो सीधे मुद्दे पर आ गई हो। बिजनेसमैन की बेटी हो, सीधे डील की बात। नॉट बैड। अद्वैत ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं ये कैसे भूल गया कि तुम सौदेबाज बाप की बेटी हो। तो चलो एक सौदा हम भी कर ही लेते हैं। इतना बोलकर अद्वैत ने एक और फाइल उठाई और आर्या की तरफ बढ़ा दी। आर्या ने उस फाइल को लेकर खोलकर देखा और पढ़ने लगी। उस पेपर्स को पढ़ा तो उसके पैर लड़खड़ा गए। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन गायब हो गई थी। आर्या के गले से एक शब्द भी बाहर नहीं निकल रहा था। उस फाइल में मैरिज रजिस्टर पेपर्स थे, साथ में डिवोर्स पेपर्स भी थे और उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स भी थे। आर्या आज की डेट में अद्वैत से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने वाली थी जिसमें वो अद्वैत की सिर्फ गुलाम बनकर रहेगी। वो इस शादी के बाद अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकती है। अद्वैत से पूछे बिना वो कहीं आ जा नहीं सकती है। बिना सवाल किए उसे उसकी हर बात माननी पड़ेगी, चाहे वो सही हो या गलत। रूल टूटने पर अद्वैत उसे पनिशमेंट देगा और सबसे बड़ी बात, उसे अपने पापा या उसकी फैमिली के किसी भी सदस्य से बात नहीं करनी है। उनसे आर्या को सारे रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे और उसे सिर्फ अद्वैत की बनकर रहना पड़ेगा। और अगर अद्वैत उसे डिवोर्स देना चाहता है तो वो जब चाहे दे सकता है।
और आर्या उससे डिवोर्स के बदले कुछ नहीं मांग सकती। ये सब पढ़कर तो किसी को भी शौक लग सकता है। फिर ये तो बस 19 साल की नादान लड़की थी। उसे देखकर अद्वैत ने कहा, चलो साइन करो इस पर। वैसे भी कल हमारे बीच जो हुआ, उसके बाद तो कोई तुमसे शादी नहीं करने वाला है। आर्या ने अपने हाथ में पकड़ी उस फाइल को अपने से दूर फेंका और बोली, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं अपने माँ पापा के बिना नहीं रह सकती। भले ही आपके साथ रात बिताने के बाद मेरी किसी से शादी ना हो, पर मैं पूरी लाइफ अपने माँ पापा के साथ रह सकती हूँ। मुझे किसी और की कोई जरूरत नहीं है। आर्या ये सब बड़े मुश्किल से बोल पा रही थी। उसे डर और घबराहट से पसीना आने लगा था। आर्या को देखकर अद्वैत ने अपने पास रखा अपना फोन उठाया और उसमें कूच करते हुए बोला, क्या होगा जब तुम्हारी फैमिली ही तुम्हें धक्के मारकर अपने घर से बाहर फेंक दे। इतना बोलकर अद्वैत ने अपने फोन में एक वीडियो प्ले किया और उसे आर्या की तरफ वो घुमाया। आर्या ने जब अद्वैत के फोन में देखा तो वो और ज्यादा घबरा गई थी। वो एक एडल्ट वीडियो थी जिसमें एक लड़का और लड़की बेड पर थे। उसमें दोनों के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, पर आर्या हद से ज्यादा घबरा गई थी और उसकी ये घबराहट अद्वैत जान रहा था। उसने फोन को वापस अपनी तरफ किया और बोला, फोन में देखने में मजा नहीं आ रहा है, रुको मैं इसे टीवी से कनेक्ट करता हूँ। बड़ी स्क्रीन पर देखने का मजा ही कुछ और होता है। बोलते हुए वो सोफे से उठा और जाने लगा, पर अद्वैत रुका और आर्या की तरफ देखते हुए बोला, अरे नहीं, क्यों ना हम ये तुम्हारी फैमिली के साथ मिलकर देखें। अद्वैत की बात सुनकर तो आर्या के पैरों से जान निकल गई थी और वो वहीं जमीन पर गिर गई। उसने रोते हुए कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका। आर्या की बात सुनकर अद्वैत की आंखों के सामने कई सारी बातें आकर गुजरी। वो नीचे बैठा और उसने आर्या के बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, तुमने नहीं बिगाड़ा, पर तुम्हारे बाप ने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है और मैं उसे उसके किए की 1000 गुना ज्यादा सजा देना चाहता हूँ। और उसकी शुरुआत होगी तुमसे। उसने वहीं पड़ी फाइल आर्या के सामने पड़की और उसके बालों पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा ये वीडियो पूरी दुनिया देखे और तुम्हारा बाप जेल चला जाए, तुम्हारी माँ सड़क पर भीख मांगती दिखाई दे या फिर इस सदमे से खुदकुशी कर ले, तो जल्दी से साइन करो। मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है जो मैं तुम पर बर्बाद करता बैठा रहूं। इतना बोलकर अद्वैत ने उसके बाल छोड़े और वापस से सोफे पर जाकर बैठ गया। अब आर्या को लग रहा था वो अपनी जान दे दे, वो कल ही कैसे बच गई। उसे तो कल ही मर जाना चाहिए था। अद्वैत उसे घूरते हुए बोला, अपने आप को चोट पहुंचाने की या कूच करने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुमने ऐसा कूच किया तो भी मैं वही सब करूंगा जो अभी मैंने तुमसे कहा है। अद्वैत की बातें सुनकर आर्या को अपने दिल में तेज दर्द महसूस होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। उसे अभी आगे पढ़ाई करनी थी। वो अपने पापा को बिजनेस में मदद करना चाहती थी। उसके अपने कितने सारे सपने थे जिसे वो अपने दम पर पूरा करना चाहती थी। उसने अपने लिए देखे सपने एक एक करके उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। आर्या ने कांपते हाथों से उस फाइल को उठाया जो अद्वैत ने अभी उसके सामने फेंकी थी। जैसे ही उसने उस फाइल को खोला, अद्वैत ने उसकी तरफ पेन बढ़ा दिया। आर्या ने पेन लिया और एक नजर अद्वैत को देखा। आर्या की आंखों में इस वक्त एक रिक्वेस्ट भरी हुई थी। वो उम्मीद भरी आंखों से अद्वैत को देख रही थी, जिसे कहना चाह रही थी, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। पर अद्वैत ने उससे अपनी नजरें फेर ली और अपनी घड़ी में देखते हुए बोला, जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास। अब आर्या की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो आंसू की बूंदें उसके गाल पर लुढ़क गई। आर्या ने अपनी आंखें खोली और उन पेपर्स पर साइन करने लगी। उसके हाथ कांपने लगे थे और ना चाहते हुए भी उसके आंसू बहे जा रहे थे। आर्या ने पहले कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स साइन किए, फिर उसने मियनरेज रजिस्टर पेपर साइन किए। उसने जब आगे के पेपर खोले तो उसमें डिवोर्स पेपर्स थे, जिसे देखकर आर्या हैरान हो गई थी। वो समझ चुकी थी कि वो पूरी तरह से अद्वैत के जाल में फंस गई थी। अब उसके हाथ में कुछ नहीं रहा। आर्या ने उन डिवोर्स पेपर्स पर भी साइन कर दिए और अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपाकर रोने लगी। उसे ऐसे देखकर
अद्वैत को किसी की याद आई। एक औरत ऐसे ही अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो रही थी और अगले पल उसकी आंखें सख्त हो गई थीं। उसके चेहरे के भाव भी सख्त हो गए थे। अद्वैत ने ऑर्डर देते हुए कहा, 5 मिनट है तुम्हारे पास, खुद को टिक करो और मेरे साथ चलो। अद्वैत की बात सुनकर आर्या उठी और बाथरूम में चली गई। उसने मिरर के सामने जाकर अपना चेहरा देखा और फिर पानी से वॉश करने लगी। लिविंग एरिया में सब चुपचाप बैठे थे और दादाजी सबको बारी बारी घूर रहे थे। वो सब तो अद्वैत का नीचे आने का वेट कर रहे थे, पर अद्वैत ने तो जैसे सोच रखा था आज वो नीचे ही नहीं आने वाला है। वही नक्श और शौर्य ने सबको बता दिया था कि अद्वैत ने उन्हें क्या काम करने के लिए भेजा था। सब टेंशन में थे और वही अब उन्हें दादाजी के सवालों के जवाब भी देने थे। दादाजी अपनी कठोर आवाज में बोले, अब कोई कुछ बोलेगा भी या हंटर से पिटकर ही बोलना पसंद करोगे? दादाजी की बात पर सब एक दूसरे को देख रहे थे। मयांक हिम्मत करते हुए बोला, दादाजी वो कब से अद्वैत का पीछा कर रहे थे और कल जब हम पार्टी करने क्लब गए थे तो वो लोग वहां पर भी पहुंच गए थे। तो आगे तनीश बोला, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, उन सबको सामने लाने के लिए हमें ये सब प्लान करना पड़ा। फिर विवान बोला, वो लगभग 1 हफ्ते से अद्वैत का पीछा करते रहे थे और हमारी पकड़ में भी नहीं आ रहे थे। नक्श बोला, हमने कई बार उन्हें पकड़ने की कोशिश की पर हर बार वो भाग जाते थे और पब्लिक प्लेस होने की वजह से हम अपना तरीका भी यूज नहीं कर पा रहे थे। फिर तेजस बोला, हमने अद्वैत को कितनी बार समझाया कि वो अकेला कहीं ना जाए, हमेशा कोई तो उसके साथ होना चाहिए, पर वो की भी किसी की बात क्या सुनता है। नक्श दादाजी को देखते हुए बोला, वो लोग अद्वैत को चोट पहुंचाते उससे पहले उन्हें उनकी औकात समझाने की जरूरत थी। दादाजी सब समझ रहे थे, कल भी उन्हें पता चल गया था कि उनके लाडले क्या गूल खिला रहे थे। दादाजी को इस बात की टेंशन थी कि किसी को चोट ना लगी हो, और लग भी जाती तो भी वो उन्हें बताने वाले नहीं थे। इसीलिए दादाजी आधी रात जागकर उनका वेट कर रहे थे। जब उन्होंने सबको सही सलामत देखा तो उनके जान में जान आ गई थी। पर कल अद्वैत अपने साथ एक लड़की लेकर आया था और उसने बताया कि ये उसकी गर्लफ्रेंड थी। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था। दादाजी को अपने सारे पोतों की खबर रहती थी, तो अब वो सोच रहे थे अद्वैत की अचानक से गर्लफ्रेंड कहां से आई। दादाजी ने सबको देखकर कहा, अद्वैत कब से उस लड़की को जानता है और कब से वो दोनों साथ है। दादाजी की बात सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो सब इतना हड़बड़ा गए थे कि उनकी हड़बड़ाहट दादाजी को भी समझ में आ रही थी। किसी को कुछ ना बोलते देख दादाजी फिर से बोले, तुम हमेशा हर पल उसके साथ रहते हो, तुम लोगों को पता होगा। ये तो बता दो उसका नाम क्या है, वो किस फैमिली से है। अब तो उन सब की हवाइयां उड़ने लगी थी, उनके गले से एक शब्द भी बाहर नहीं आ रहा था। दादाजी बोले, क्या हुआ? सबको एक साथ सांप सूंघ गया है क्या, जो ऐसे बुट बने बैठे हो? अब दादाजी को गुस्सा आ रहा था, उन्हें कुछ तो गलत लग रहा था। वही सब टेंशन में थे और प्रेम शांति से बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। प्रेम और चुप रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। कोई और दिन होता तो अब तक वो 2-3 को दादाजी से डांट खिला चुका होता, पर आज वो एकदम शांत बैठा था और ये बात सबके लिए टेंशन वाली थी। वही सबको अद्वैत नीचे आता हुआ दिखाई दिया और उसके पीछे एक छोटी सी नाजुक सी लड़की धीरे धीरे चलते हुए आ रही थी। अद्वैत और आर्या सीधे लिविंग एरिया में आ गए थे। दादाजी के साथ बाकी सब भी उसे ही देख रहे थे, जिस वजह से आर्या को और ज्यादा डर लग रहा था। अद्वैत सोफे पर बैठ गया और आर्या को अपने साइड में बैठने का इशारा किया तो वो भी हिचकिचाते हुए बैठ गई थी। उसे देखकर दादाजी बोले, बेटा नाम क्या है तुम्हारा? आर्या ने एक नजर अद्वैत को देखा और दादाजी से बोली, आर्या अग्निहोत्री। ये नाम सुनकर दादाजी के चेहरे के भाव बदल गए थे। उनका चेहरा बेहद कठोर दिखाई दे रहा था और दादाजी को ऐसे देखकर बाकी सब इतना ज्यादा डर गए थे कि वो सांस लेना भी भूल गए थे। क्या करेंगे दादाजी आर्या के साथ? क्या वो आर्या को अपने घर की बहू मानेंगे? कैसे बताएगा अद्वैत कि उसने आर्या से शादी कर ली है? तो दादाजी आगे बोले, क्या तुम अपनी मर्जी से यहाँ आई हो और क्या तुम अद्वैत से शादी करना चाहती हो? आर्या के होंठ कांप रहे थे पर उसने हिम्मत करके कहा,
हाँ दादाजी, मैं शादी करना चाहती हूँ, बस इतना ही कहा। आर्या की मीठी सी आवाज सुनकर सब टकटकी लगाए उसे ही देख रहे थे, और उसमें प्रेम भी था जो उससे कुछ नहीं बोल रहा था, बस उसे घूरे जा रहा था। आर्या भी बिच बिच में उसे देख रही थी और प्रेम को देखकर उसे बड़ा अजीब लग रहा था। कुछ देर सोचने के बाद दादाजी बोले, ठीक है, तुम्हें आज ही तुम दोनों की शादी करवाना चाहता हूँ। दादाजी की बात सुनकर सबको और एक शॉक लगा था। तो वही अद्वैत के चेहरे पर अनदेखी स्माइल थी। वही अगर कोई उसकी स्माइल को देख भी लेता तो डर ही जाता। वो काफी मिस्टीरियस स्माइल कर रहा था। अब दादाजी ने आर्या को देखा और प्यार से बोले, बेटा, आज से यह घर तुम्हारा हुआ, तुम जैसे चाहो वैसे यहाँ रह सकती हो। दादाजी की बात सुनकर आर्या ने एक नजर पूरे घर को देखा और फिर मासूमियत से बोली, पर यह घर कम बॉयज हॉस्टल ज्यादा लग रहा है। आर्या की बात सुनकर सब अजीब तरह से उसे देख रहे थे। वो कभी आर्या को देखते तो कभी एक दूसरे को। वही दादाजी ने स्माइल करते हुए कहा, क्योंकि ये सारे निकम्मे अभी तक सिंगल पड़े हैं और घर की बेटियों की पढ़ाई चल रही है, तो कोई अपने हॉस्टल में रहती है तो कोई विदेश में। वही अब तक शांत बैठे प्रेम की आंखों में चमक आ गई थी। वो अपनी जगह से उठा और आर्या के पास जाकर बैठ गया। प्रेम को अपने पास बैठते देखकर आर्या थोड़ा डर गई थी, पर वो कुछ नहीं बोली। प्रेम ने आर्या को देखकर कहा, अप्सरा भाभी। प्रेम के मुंह से ये शब्द सुनकर आर्या को हैरानी हो रही थी। प्रेम आगे बोला, वो क्या है ना, अभी तक भाई की शादी नहीं हुई थी, और अब जब भाई ने अपने लिए सोलमेट ढूंढ ली है तो बाकी सब अपने लिए सोलमेट ढूंढ ही लेंगे। और आप ना टेंशन मत लो, भले ही यहाँ कोई लड़की नहीं है पर एक लेडी दबंग जरूर है। प्रेम की बात सुनकर आर्या खिलखिलाकर हंसने लगी थी। तो प्रेम आगे बोला, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, उनसे तो मेरे दादाजी भी डरते हैं, पर मैं नहीं डरता, मैं उनका लाडला जो हूँ। तभी किसी ने प्रेम के कान को पकड़ते हुए कहा, अच्छा तो मैं लेडी दबंग हूँ, सब मुझसे डरते हैं पर तू नहीं डरता। प्रेम चिल्लाते हुए बोला, उई दादी छोड़ो, दर्द हो रहा है और आप छुपकर मेरी बातें सुन रही थी। किसी की बातें सुनना गलत बात होती है। इस पर दादी ने उसके कान को और मरोड़ते हुए कहा, तू मुझे ज्ञान सिखाएगा, तुझे अपना तो पता नहीं रहता। आज मैं तेरा सारा ज्ञान बाहर निकालती हूँ। प्रेम बस दर्द से दादी को छोड़ने के लिए बोल रहा था। वहीं बाकी सब उसे ऐसे देखकर हंसने लगे थे। सबको पता था प्रेम की इतना बड़ा नौटंकीबाज था। उसे थोड़ा भी दर्द होता तो वो उसे 100 गुना बढ़ाकर बताता था। दादाजी भी अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। किसी को कुछ ना करते देख आर्या से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी, दादी छोड़ दीजिए ना प्लीज, उसे दर्द हो रहा है। आर्या की मीठी सी आवाज में रिक्वेस्ट सुनकर दादी ने प्रेम का कान छोड़ दिया तो प्रेम उछलक आर्या के पीछे आकर खड़ा हो गया। वही आर्या की बात सुनकर अद्वैत को याद आया कि सुबह उसने उसके बालों को कितनी बेरहमी से पकड़ा था। वही दादी ने आर्या के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो नाश्ता करते हैं, और वो आर्या का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर गई और बाकी सब जल्दी से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गए थे। सबको भूख लगी थी। दादी ने आर्या को अपने पास बिठा लिया था। वो जानती थी यहाँ सब लड़के ही थे और ऊपर से दादाजी की कड़क आवाज को सुनकर वो डर गई होगी। दादी ने उसे नाश्ता परोसा और बोली, बिना हिचकिचाए शांति से खाओ बेटा। दादी के साथ आर्या कंफर्टेबल हो गई थी तो वो भी आराम से खाने लगी थी। नाश्ता कर फिर से सब लिविंग एरिया में आकर बैठ गए थे तो दादाजी ने सबको डांटते हुए कहा, कुछ देर पहले मैंने क्या कहा था, तुम सबने सुना नहीं। अद्वैत की शादी आज ही होनी है और शाम 6 बजे का शादी का मुहूर्त निकला है और अभी 9 बज रहे हैं, तो शादी की तैयारी करने के लिए सिर्फ 8 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास। शादी हमारे घर में ही होगी और बाहर गार्डन में शादी का मंडप लगेगा, तो देख लो सब कैसे करोगे। दादाजी की बात सुनकर सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे थे। 8 घंटों में शादी की तैयारी तक तो ठीक है, पर शादी में मेहमानों को क्या कहकर बुलाएंगे। शादी की इमरजेंसी है तो आप भी शादी के लिए इमरजेंसी में आ जाना। वो सब एक दूसरे को सुना रहे थे। दादाजी उठकर अपने रूम में चले गए थे और अद्वैत स्टडी रूम में चला गया था और बची बंदर की टुकड़ी जो अपने काम को लेकर टेंशन में थी।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था काम की शुरुआत कहां से करे। क्यों किया था अद्वैत ने आर्या के साथ ऐसा? आर्या के पापा ने ऐसा भी क्या किया था उसके साथ जो अद्वैत इतनी ज्यादा नफरत करता था राजीव से? क्या होगा आगे आर्या के साथ? अद्वैत अपने बदले के लिए आर्या को कितना हर्ट करेगा? चलिए जानते हैं आज क्या होने वाला है। आज अद्वैत और आर्या की शादी होती है या नहीं, अब आगे। और अभी 9 बज रहे हैं, तो शादी की तैयारी करने के लिए सिर्फ 8 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास। शादी हमारे घर में ही होगी और बाहर गार्डन में शादी का मंडप लगेगा, तो देख लो सब कैसे करोगे। दादाजी की बात सुनकर सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे थे। 8 घंटों में शादी की तैयारी तक तो ठीक है, पर शादी में मेहमानों को क्या कहकर बुलाएंगे? शादी की इमरजेंसी है, तो आप भी शादी के लिए इमरजेंसी में आ जाना। वो सब एक दूसरे को सुना रहे थे। दादाजी उठकर अपने रूम में चले गए थे और अद्वैत स्टडी रूम में चला गया था। और बची बंदर की टुकड़ी जो अपने काम को लेकर टेंशन में थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था काम की शुरुआत कहां से करे। प्रत्यूष ने सबको अपना अपना काम समझा दिया और सब जल्दी से चले भी गए। दादी भी अपने काम में बिजी हो गई थी और आर्या अकेली वहां रह गई थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कहां जाए। वो रूम में भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वहां अद्वैत होगा और आर्या का बिल्कुल भी मन नहीं था अद्वैत के सामने जाने का। अब उसे उससे डर लगने लगा था। पता नहीं वो गुस्से में आकर उसके साथ क्या कर दे। आर्या चुपचाप सोफे पर बैठी थी और वो कल के बारे में सब याद करने लगी थी। फ्लेन शबेनक कल वो उन लोगों के पास कैसे पहुंची थी। कल आर्या अपने घर में बैठी थी और मजे से टेलीविजन पर कार्टून देख रही थी। तभी उसे उसके पापा दिखाई दिए जो बाहर जा रहे थे, पर जाते जाते अचानक उनको चक्कर आ गया था और ये देखकर आर्या भागती हुई उनके पास पहुंची और उसने अपने पापा को सहारा देकर सोफे पर बिठाया और उन्हें पानी लाकर दिया। आर्या फिक्र करते हुए बोली, पापा आप ठीक तो हैं? आप रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। इतना बोलकर आर्या डॉक्टर को कॉल करने लगी थी। वो अपने पापा को ऐसे देखकर डर गई थी, पर तभी उसे रोकते हुए जतिन बोले, नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठाक हूँ। बस ज्यादा काम होने की वजह से थोड़ा थक गया हूँ, पर अभी मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, तो अभी मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वो जाने के लिए उठ खड़े हुए, पर फिर से उनका सर चकराने लगा था। तो आर्या ने उन्हें रोकते हुए कहा, पापा ऐसी हालत में आप बाहर नहीं जा सकते, आपको आराम करने की जरूरत है। देखिए आप कितना कमजोर हो गए हैं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। उसकी बात पर जतिन बोले, नहीं आर्या, आज कुछ भी करके मुझे ये मीटिंग अटेंड करनी होगी, वरना हमारी कंपनी को काफी लॉस होगा। हमारी कंपनी की हालत पहले से ही ठीक नहीं है और अभी ये डील नहीं हुई, तो इतना बड़ा लॉस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आज कुछ भी करके इन पेपर्स पर साइन होने जरूरी है। जतिन की बात सुनकर आर्या ने कहा, पापा अगर सिर्फ इन पेपर्स पर साइन ही करवाने हैं तो क्यों ना मैं चली जाती हूँ। आर्या की बात सुनकर जतिन ने कहा, हाँ ये काम तो तुम भी कर सकती हो, पर आर्या को अपने पापा के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी और उसे उनकी फिक्र भी हो रही थी। आर्या ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा, मैं सब संभाल लूंगी, आप जाकर आराम कीजिए। आर्या की बात सुनकर जतिन ने आर्या को वो फाइल देते हुए कहा, ध्यान से जाना और टाइम से घर वापस आ जाना। इस फाइल में होटल का एड्रेस और रूम नंबर लिखा हुआ है, और अगर कोई परेशानी हुई तो मुझे कॉल करना। जतिन की बात पर आर्या ने हाँ कहा और अपने रूम में चली गई। उसे मीटिंग के लिए रेडी होना था। वही सीढ़ियों पर खड़ी काव्या कब से दोनों को देख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी, और काव्या के चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता था कि उसे आर्या पर कितना गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद जब आर्या तैयार होकर नीचे आई और बाहर की तरफ जाने लगी, तो बाहर से आती काव्या से वो टकरा गई और उसके हाथ में पकड़ी फाइल नीचे गिर गई। और हैरानी की बात यह थी, उस फाइल को काव्या ने खुद झुककर उठाया और वो फाइल आर्या को दे दी। काव्या को ऐसा करते देखकर आर्या हैरान हो गई थी, पर उसने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और वही उसने सबसे बड़ी गलती कर दी थी।
उस फाइल को उठाते वक्त काव्या ने उसमें लिखा मीटिंग का एड्रेस बदल दिया था। गाड़ी में बैठकर आर्या ने फाइल खोलकर एड्रेस देखा और मीटिंग के लिए निकल पड़ी। आर्या उस होटल में पहुंची और रिसेप्शन पर रूम नंबर पूछकर उस रूम में चली गई थी। आर्या जब उस रूम में पहुंची तो उसे वहां कोई नहीं दिखाई दिया। वहां किसी को ना देखकर वो पलटकर बाहर जाने लगी तो अचानक उसके सामने एक आदमी आ गया और वो उससे उसके बारे में कुछ पूछती है उससे पहले पीछे से किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया और वहीं धीरे धीरे करके आर्या की आंखें बंद हो गई थी। कुछ घंटों बाद जब आर्या को होश आने लगा तो उसे समझ आया कि वो अभी गाड़ी में है और कुछ लोग बातें कर रहे हैं। वो समझ गई थी कि वो किडनैप हो गई थी और वो वैसे ही बेहोश होने का नाटक करने लगी थी। तभी उन लोगों के पास किसी का कॉल आया और उन लोगों ने फोन स्पीकर पर रखा था तो उधर से जो बोला गया था वो आर्या ने साफ साफ सुन लिया था। उस आवाज को सुनकर तो आर्या को शॉक ही लगा था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो यकीन करना ही नहीं चाहती थी। वो काव्या की आवाज थी और वो उन गुंडों से बोल रही थी, तुम्हें उसके साथ जो करना है कर सकते हो, पर याद रखना वो जिंदा नहीं बचनी चाहिए और उसकी लाश अच्छे से ठिकाने लगाना। अगर एक भी गलती हुई तो देख लेना। इन सब में कहीं पर भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तुम्हें आधे पैसे मिल गए हैं, आधे काम खत्म होने के बाद मिलेंगे। और वैसे अभी वो कहाँ है? तो एक आदमी बोला, अभी वो बेहोश पड़ी है और हम उसे जंगल में लेकर जा रहे हैं। काम खत्म होते ही आपको बता दूंगा। उस पर काव्या ने कहा, गुड, ये अच्छा किया, जंगल में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ और वो कहाँ गायब हो गई। उसकी बातें आर्या का दिल चीर रही थी, पर आर्या वैसे ही बेहोश पड़ी रही। जब उन लोगों ने एक जगह गाड़ी रोकी तो वो चुपके से गाड़ी से उतर गई और वहां से भाग निकली, पर वो गुंडे उसके पीछे पड़ गए थे। आर्या समझ गई थी वो उन लोगों से ज्यादा देर तक बच नहीं सकती है, पर वो उनके हाथ नहीं आना चाहती थी। आर्या बस भागे जा रही थी और भागे हुए वो उस पुल पर आ गई थी। आर्या ने पीछे पलटकर देखा तो उसके पीछे वो गुंडे आ रहे थे। उसने सोचा अगर वो उनके हाथ लगी तो वो उसे मार ही डालेंगे और उससे पहले जो वो उसके साथ करेंगे उसे सोचकर ही आर्या का दिल कांप उठा था और उसने फैसला किया कि वो उनके हाथ आने से अच्छा खुद ही अपनी जान दे देगी। और वो नीचे कूदने ही वाली थी कि उसे अद्वैत ने पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। ये सब याद करते करके आर्या की आंखें भर आई थीं और पिछले 5 मिनट से उसके सामने बैठा प्रेम बस उसे ही देख रहा था। पर प्रेम ने जब आर्या की आंखों में आंसू देखे तो उसे उसके लिए बुरा लगने लगा था। प्रेम ने अपना रुमाल निकाला और आर्या को देते हुए बोला, खूबसूरत लड़कियां रोते हुए अच्छी नहीं लगती। प्रेम की बात सुनकर आर्या ने प्रेम को देखा और फिर उसके हाथों से रुमाल लेकर अपने आंसू साफ करने लगी। चलो मैं तुम्हें हमारा पूरा घर दिखाता हूँ। इतना बोलकर प्रेम ने सीधे आर्या के हाथ को पकड़ लिया और उसे उठाते हुए बोला, चलो मेरी अप्सरा भाभी, आज के बाद ये घर आपका भी तो होगा और यहाँ बैठे बैठे बोर होने से अच्छा है हम पूरा घर ही घूम लेते हैं। इतना बोलकर प्रेम आर्या को अपने साथ लेकर गया। प्रेम ने एक एक करके सबके रूम दिखाए और वो सबके बारे में उसे बता भी रहा था। और चलते चलते वो दोनों एक रूम के बाहर आकर रुके और प्रेम ने आर्या के कान में धीरे से कहा, ये हमारा स्टडी रूम है, जो कि मेरे लिए टॉर्चर रूम से कम नहीं है। प्रेम की बात सुनकर आर्या के चेहरे पर स्माइल आ गई थी, पर तभी उसकी नजर स्टडी रूम में बैठे अद्वैत पर गई, जो ध्यान से अपना काम कर रहा था। वही आर्या के चेहरे पर डर देखकर प्रेम फिर से बोला, आप भी डर गई ना? मुझे भी बहुत डर लगता है। यहाँ इतनी शांति होती है कि इंसान अपनी ही दिल की धड़कनें सुन सकता है। आपको पता है, यहाँ आकर ना मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर पर नहीं किसी भूतिया हवेली में घूम रहा हूँ और भूत भी डरकर चुप बैठे हैं, जो भाई के डर से कुछ आवाज नहीं कर रहे हैं। प्रेम की ऐसी उटपटांग बातें सुनकर आर्या की हंसी छूट गई थी और वही उसकी आवाज सुनकर अद्वैत ने घूर रख दोनों को देखा तो अगले पल प्रेम ने आर्या का हाथ पकड़ा और उसे दूसरी तरफ लेकर गया। वही आर्या ने अपने दिल पर हाथ रख लिया था। अद्वैत के ऐसे देखने से वो बेहद घबरा गई थी। उसने चलते चलते ही कहा, सही कहा था तुमने,
इनके डर से तो भूत भी डर जाएंगे, शैतानों के भी शैतान है, ऐसे घूर कर देखने की क्या जरूरत थी। अभी मेरा हार्ट फेल हो जाता। हाँ, नहीं तो। आर्या की बात पर प्रेम को हंसी आने लगी थी और वो जोर जोर से हंसने लगा था। वो आर्या के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था। आर्या उसे बेहद क्यूट लग रही थी। यही अगर आर्या की जगह और किसी ने अद्वैत को ऐसे शैतान कहा होता तो प्रेम उसकी कब्र यही खोद देता। पर अब ये उसकी क्यूट अप्सरा भाभी थी जो सेम उसके जैसी ही थी, तो वो उस पर गुस्सा नहीं हो सकता था। दोनों अब गार्डन में आ गए थे। प्रेम ने आर्या को पूरा गार्ड दिखाया, उसके अपने लगाए प्लांट दिखाए। तो उसे देखकर आर्या ने प्रेम से कहा, तुम्हें गार्डनिंग करना पसंद है? तो उसकी बात पर प्रेम ने मुंह बनाते हुए कहा, ये सब शौक से नहीं लगाए गए हैं, बल्कि पनिशमेंट की तौर पर लगाए गए हैं। प्रेम की बात आर्या के समझ में नहीं आ रही थी। उसके नासमझी वाले भाव देखकर प्रेम ने बताया, जब भी मैं कोई गलती करता हूँ तो भाई मुझे गार्डन की सफाई करने की या नए प्लांट लगाने की पनिशमेंट देते हैं। प्रेम की बात सुनकर आर्या को अजीब लग रहा था। तभी उसे अपनी पनिशमेंट याद आई और उसका चेहरा उतर गया। तभी वहां दादी आई और बोली, आर्या जाओ बेटा, जाकर तैयार हो जाओ, अब टाइम बहुत कम बचा है। तुम्हें तैयार होने में भी तो टाइम लगेगा ना, और ब्यूटिशियन भी आ गई है, तो जाकर तैयार हो जाना। दादी की बात सुनकर आर्या घर के अंदर आ गई थी। दादी ने उसे पहले ही रूम बता दिया था, क्योंकि अद्वैत को पसंद नहीं था कि कोई उसके रूम में आए। तो दूसरे रूम में ब्यूटिशियन आर्या वेट कर रही थी। आर्या उस रूम की तरफ जा ही रही थी कि अद्वैत ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने रूम में लेकर आ गया। रूम में आते ही अद्वैत ने डोर बंद कर दिया और आर्या को वहीं वॉल से सटाकर खड़ा कर दिया। अद्वैत ने आर्या के जबड़े को अपने हाथों से दबाते हुए कहा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम। अगर गलती से भी तुमने किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो देख लेना, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। इतना बोलकर अद्वैत ने उसके गाल छोड़ दिए। वही आर्या की आंखों में आंसू भर गए थे। उसने थोड़ी हिम्मत करते हुए कहा, ऐसा भी क्या किया था मेरे पापा ने जो आप मेरे साथ ये सब कर रहे हैं? आर्या के ऐसा कहते ही अद्वैत की आंखों के सामने कई सारे पल आकर गुजर गए थे और उसका चेहरा भयानक हो गया था। उसकी आंखें लाल हो गई थी, मानो उसमें खून उतर आया हो। और अगले पर अद्वैत ने आर्या को दोनों तरफ शोल्डर से पकड़ा और जोर से दबाते हुए बोला, ये तो तुम जाकर अपने बाप से पूछो, और अगर तुमने दोबारा मेरे सामने उस इंसान का नाम लिया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझी तुम? आर्या अद्वैत की आंखें और उसका चेहरा देखकर इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो डर से कांपने लगी थी। और अद्वैत ने उसके शोल्डर को इतनी मजबूती से पकड़ा था कि उसे लग रहा था अगर उसने अभी नहीं छोड़ा तो उसकी हड्डी टूट जाएगी। उस दर्द से आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे थे और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं। अद्वैत ने एक नजर उसके आंसू से भरे चेहरे को देखा और उसे छोड़कर रूम से बाहर निकल गया। अद्वैत के छोड़ते ही आर्या नीचे गिर गई थी। आर्या को बहुत रोना आ रहा था। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी, पर हमेशा की तरह आज भी उसे चुप कराने वाला उसके पास कोई नहीं था। आज आर्या का रोना रुक ही नहीं रहा था। तभी वहां प्रत्यूष आया, जो किसी काम से अद्वैत के पास आ रहा था। जब उसने आर्या को इतना रोते देखा तो उसे भी आर्या के लिए बुरा लग रहा था। वो जानता था अद्वैत को कितनी नफरत थी जतिन से, और अब उस नफरत की आग में मासूम सी आर्या जलने वाली थी। उन सबको आर्या बेहद मासूम लगती थी। वो अपने बाप की तरह घटिया नहीं लगती थी और इसीलिए सबको उसकी फिक्र होने लगी थी। पर अब कोई कुछ नहीं कर सकता था। अद्वैत ने अगर कोई बात करने की ठान ली तो वो वहीं करता था। प्रत्यूष जल्दी से अंदर आया और आर्या के सामने बैठ गया। प्रत्यूष ने प्यार से आर्या के सर पर हाथ फेरा तो आर्या ने रोते हुए ही उसकी तरफ देखा और प्रत्यूष को अपने सामने देखकर वो एकदम से डर गई और थोड़ा पीछे खिसक गई। उसकी इस हरकत से प्रत्यूष समझ गया था वो उससे डर रही थी। उसने सॉफ्ट आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूं, तो तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। प्रत्यूष की बात सुनकर आर्या उसकी आंखों में देख रही थी।
उसे उसकी आंखों में कोई गलत भाव नहीं दिखाई दे रहे थे, तो वो थोड़ा शांत हो गई थी। तो प्रत्युष ने उसे समझाते हुए कहा, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, अभी तुम्हें तैयार भी तो होना है। आज तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगोगी। द वर्ल्ड ब्यूटीफुल ब्राइड को देखने का हम सब वेट कर रहे हैं। प्रत्युष की बात सुनकर आर्या ने छोटी सी स्माइल की और अपने आंसू साफ कर उठ गई और तैयार होने चली गई। जतिन ने ऐसा भी क्या किया था कि अद्वैत उससे इतनी ज्यादा नफरत करता है कि उसे आर्या की मासूमियत पर भी तरस नहीं आता है। अद्वैत आगे क्या करेगा आर्या के साथ, कहीं वो अपने गुस्से में अपनी हदें ना भूल जाए। आज अद्वैत और आर्या की शादी है। अद्वैत आर्या के साथ शादी तो करने वाला है, पर क्या वो उसे अपनी वाइफ का दर्जा देगा? और थोड़ा पीछे खिसक गई। उसकी इस हरकत से प्रत्युष समझ गया था, वो उससे डर रही थी। उसने सॉफ्ट आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूं, तो तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। प्रत्युष की बात सुनकर आर्या उसकी आंखों में देख रही थी। उसे उसकी आंखों में कोई गलत भाव नहीं दिखाई दे रहे थे, तो वो थोड़ा शांत हो गई थी। तो प्रत्युष ने उसे समझाते हुए कहा, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, अभी तुम्हें तैयार भी तो होना है, और मुझे पता है आज तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगोगी। द वर्ल्ड ब्यूटीफुल ब्राइड को देखने का हम सब वेट कर रहे हैं। प्रत्युष की बात सुनकर आर्या ने छोटी सी स्माइल की और अपने आंसू साफ कर उठ गई और तैयार होने चली गई। प्रत्युष भी अद्वैत के पास चला गया था। बाहर गार्डन में मंडप लग चुका था और उसकी डेकोरेशन देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये बस 5 घंटे में बनकर तैयार हो गया था। वहां एक लड़की खड़ी थी जो सबको इंस्ट्रक्शन दे रही थी। शायद वो इवेंट मैनेजर थी। वहां का सारा काम उसके इंस्ट्रक्शन से हो रहा था। उसने दिए गए टाइम पर सब रेडी कर दिया था और अब वो हर जगह घूमकर चेक कर रही थी, कुछ छूट तो नहीं गया। वो लड़की तो बस वहां की हर अरेंजमेंट को देखती हुई चल रही थी और तभी उसके पैरों में कुछ फंसा और उसके कदम लड़खड़ा गए। उसका बीनलेंस बिगड़ गया था और वो नीचे गिरने लगी थी। वो नीचे गिरती उससे पहले किसी ने उसे कमर से थाम लिया था। उस लड़की ने डर से अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, पर जब उसे एहसास हुआ कि वो नीचे नहीं गिरी तो उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें खोलते ही विवान कहीं खो सा गया था। ये विवान था जो अपने गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, पर उसकी नजर अपने सामने खड़ी लड़की पर गई जो सबको कुछ ना कुछ बताते हुए चल रही थी। वो उसके पास ही खड़ा था और जब वो लड़की गिरने लगी तो विवान ने जल्दी से आगे आकर उसे पकड़ लिया। विवान तो उस लड़की के चेहरे को ही निहारे जा रहा था क्योंकि उसने जरा भी मेकअप नहीं किया था और अब उसकी सुंदर सी आंखें, जिसे देखकर तो वो सब भूल गया था। उस लड़की ने धीरे से कहा, सर। उसकी आवाज से विवान अपने सेंस में आया। जल्दी से उसे ठीक से खड़ा करते हुए बोला, मिस आप ठीक तो है? उस लड़की ने भी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ सर मैं ठीक हूँ, थैंक्स मुझे बचाने के लिए और सॉरी मैंने आपको परेशान किया। इतना बोलकर वो लड़की वहां से चली गई थी और वही विवान सोचता रह गया था, क्या आज मैं कम ही नंसम लग रहा हूँ जो उस लड़की ने मुझे दोबारा पलट कर नहीं देखा। लगता है ये मीस कुछ ज्यादा ही शरीफ है। इतना बोलकर विवान अपने कामों में लग गया। थोड़ी देर बाद सब गार्डन में मौजूद थे। अद्वैत भी आकर मंडप में बैठा था। तभी आर्या वहां आई। वहां खड़े जितने भी लोग थे वो अपनी पलकें झपकाए बिना बस आर्या को देख रहे थे। सबको एक ही दिशा में देखते देखकर अद्वैत भी उस तरफ देखने लगा था, तो उसका भी वही हाल था। बाकी लोगों की तरह वो भी एकटक आर्या को देखने लगा था। आर्या आज बहुत रोई थी। मेकअप से भले ही उसके चेहरे का दुख छिप गया था, पर उसकी लाल आंखें सब बता रही थीं। वो मंडप में आकर चुपचाप अद्वैत के पास बैठ गई। उसने अपने आप को समझा लिया था कि अपने डेंड के लिए उसे ये सब करना ही होगा। देखते ही देखते अद्वैत और आर्या की शादी हो गई थी। दोनों ने दादा दादी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। बाकी रस्में करने के बाद सब ने मिलकर डिनर किया और सब अपने अपने रूम में चले गए थे। ये सिर्फ दादा दादी को दिखाने के लिए था। आर्या भी आज अद्वैत के रूम में आ गई थी। रूम में अद्वैत नहीं था। ये देखकर उसने राहत की सांस ली और अपने कपड़े लेकर चेंज करने चली गई थी।
आर्या चेंज करके आई तो अद्वैत बेड पर बैठा हुआ था। उसने रूम के डोर को देखा। उसने तो डोर बंद किया था, फिर अद्वैत अंदर कैसे आया? अद्वैत दादी के सामने पहले ही रूम में आ गया था। वो बालकनी में चला गया था और वहां खड़े होकर सिगरेट पी रहा था और कुछ सोच रहा था। आज उसने अपने बदले की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया था और आगे क्या करना है इसके बारे में सोच रहा था। जब उसकी सिगरेट खत्म हुई तो वो रूम में वापस आ गया था और उसे देखकर आर्या डर गई थी। आर्या के डरे हुए चेहरे को देखकर अद्वैत के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वो उसके पास आया और अपने दांत पीसते हुए बोला, आज भले ही हमारी शादी हुई है, पर मैं तुम्हें अपनी वाइफ नहीं मानता और ना ही कभी मानूंगा। तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा, पर मेरी वाइफ होने का हक कभी नहीं मिलेगा। मेरे लिए तुम में और हमारे घर की मेड में कोई फर्क नहीं है। तो तुम कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश मत करना, वरना मुझे तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। समझी तुम? और एक बात, तुम उस सोफे पर सोया करोगी। मुझे मेरा रूम क्लीन चाहिए। तो आप ना सामान रूम में फैलाने के बारे में सोचना भी मत। इतना बोलकर अद्वैत रूम से बाहर चला गया था। वहीं अद्वैत की बातें सुनकर आर्या को फिर से रोना आ गया था और उसने अपने आप से कहा, क्या मैं इतनी बुरी हूं जो मैं किसी को पसंद नहीं आती? उसने अपने आंसू साफ किए और एक तकिया लेकर सोफे पर जाकर लेट गई। वही अद्वैत रूम से निकलकर टेरेस पर चला गया था और वहां बाकी सब पहले से बैठे हुए थे और कुछ बातें कर रहे थे। आज उनके चेहरे पर आर्या के लिए फिक्र थी। आर्या की मासूमियत ने सबके दिल में अपने लिए जगह बना ली थी। सब अद्वैत से आर्या के बारे में बात करना चाहते थे और वही अद्वैत ने वहां आते ही सबको देखकर कहा, अभी मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसकी वार्निंग सुनकर सब चुप ही रह गए। थोड़ी देर बैठकर बातें करने के बाद सब सोने के लिए चले गए थे। वही आया सोफे पर लेट तो गई थी, पर उसे उसकी शोल्डर में दर्द होने लगा था। वो उठी और ड्रॉर में कुछ ढूंढने लगी। जब उसे ऑइंटमेंट मिला तो वो वापस सोफे पर जाकर बैठ गई। आर्या ने अपने शर्ट के ऊपर के कुछ बटन खोले और अपने टॉप को कंधे से नीचे खींचकर वहां ऑइंटमेंट लगाने लगी। आर्या ने अपने दोनों तरफ ऑइंटमेंट लगा लिया। उसे दर्द हो रहा था। उसके शोल्डर पर अद्वैत इतनी जोर से दबाया था कि वहां उसकी उंगलियों के निशान पड़ गए थे, जो अब नीले पड़ चुके थे। वही डोर पर खड़ा अद्वैत वहां खड़े होकर आर्या को ही देख रहा था। आर्या उसकी तरफ पीट करके बैठी थी, तो उसने उसे नहीं देखा था। अद्वैत ने रूम में आकर डोर बंद किया, तो उस आवाज को सुनकर आर्या ने सबसे पहले अपना टॉप ठीक किया और पलटकर देखने लगी। अद्वैत अंदर आकर सीधे बेड पर लेट गया था। आर्या भी सोफे पर लेट गई थी। आर्या अपनी लाइफ के बारे में सोच रही थी। क्या उसे हमेशा ऐसे ही जीना होगा? पर आंटी तो कहती थी कि मेरी शादी ऐसे इंसान से होगी जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करेगा और मुझे कभी हर्ट नहीं करेगा। मुझे चुप करने के लिए क्या आंटी भी मुझसे झूठ बोलती थी? शायद हाँ, वरना उनकी कोई भी बात सच नहीं हुई। यही सब सोचते हुए आर्या कब सो गई थी उसे भी नहीं पता चला। आधी रात को जब अद्वैत की नींद खुली तो उसकी नजर आर्या पर गई, जो पूरी तरह सिकुड़ कर सो रही थी। रूम में एसी ऑन था। अद्वैत को बिना एसी नींद नहीं आती थी और वहां एक ही ब्लैंकेट था जो अद्वैत ने लिया था। आर्या बिना ब्लैंकेट के सो रही थी। उसने अपने हाथों से अपने आप को कवर कर रखा था। अद्वैत ने एक नजर उसे देखा और फिर से सो गया। अगली सुबह अद्वैत उठकर बेड पर बैठा था और उठते ही उसकी नजर आर्या पर गई, जो अभी भी वैसे ही सो रही थी। तभी उस रूम का डोर खोलकर मयांक और प्रत्युष अंदर आए। वो दोनों तो भूल ही गए थे कि उनके दोस्त की अब शादी हो गई थी और उसके रूम में उसके अलावा एक लड़की भी होगी। वो तो बस सीधे अंदर चले आए थे और आते ही मयांक ने कहा, तुम अभी तक सो रहे हो? हमें आज मीटिंग के लिए जल्दी निकलना था। और वही आते ही प्रत्युष की नजर सोफे पर सो रही आर्या पर गई, जो किसी खरगोश की तरह दुबक कर सो रही थी। और मयांक की आवाज सुनते ही आर्या हड़बड़ा गई थी और सीधे सोफे से नीचे गिर गई। आर्या को इतना डरते देखकर दोनों को अजीब लग रहा था, पर अब वो क्या बोले उन्हें समझ नहीं आ रहा था। और वही अद्वैत आर्या को घूर रहा था।
उसकी नजरें देखकर दोनों बिना कुछ बोले ही रूम से बाहर निकल गए थे। वहीं आर्या धीरे से उठी और बाथरूम में चली गई। आर्या बाथरूम में तो आ गई थी, पर अब उसे याद आया कि उसने अपने कपड़े तो लाए ही नहीं, और अब वो क्या करेगी। आर्या ने बाथरोब पहना और अपना सर बाथरूम से बाहर निकाल कर देखा तो उसे अद्वैत कहीं नहीं दिखाई दिया। तो आर्या बाहर आ गई और अपने कपड़े लेकर जल्दी से वापस बाथरूम में चली गई। वही बालकनी में खड़ा अद्वैत, जो फोन पर किसी से बात कर रहा था और वो उसे देख रहा था। आर्या बाहर आई तो फिर से अपने सामने अद्वैत को देखकर डर गई। उसने अपने मन में कहा, क्या ये ईशान ना होक भूत है जो अचानक रूम में प्रकट हो जाते हैं? हाँ, वैसे मुझे डराते तो भूतों की तरह ही है। आर्या अपने मन में बोलते हुए मिरर के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। जब वो रेडी हुई तो रूम से बाहर निकल गई। उसने ना अद्वैत की तरफ देखा ना कुछ कहा। नीचे सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। वहां आते ही आर्या ने दादा दादी के पैर छुए और माफी मांगते हुए बोली, सॉरी, आज मुझे लेट हो गया, मैं कल से जल्दी उठूंगी। उसकी बात पर दादी ने उसे कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने टाइम से ही उठा करो, यहाँ कोई तुम्हें जज नहीं करेगा। दादी की बात सुनकर आर्या का दिल भर आया था। उसने स्माइल की और सबको नाश्ता सर्व करने लगी। वही अद्वैत जो आर्या की वजह से लेट हो गया था। उससे पहले आर्या बाथरूम में जो गई थी। अद्वैत जब नीचे आया तो आर्या उसे भी नाश्ता सर्व करने लगी तो अद्वैत बोला नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर सब अद्वैत को देखने लगे थे तो उसने अपनी बात संभालते हुए कहा, मुझे आज सिर्फ सलाद खानी है तो नाश्ता नहीं चाहिए। तो दादी ने भी कुछ नहीं कहा। वही आर्या समझ गई थी। अब उसने अद्वैत के पास बैठने का मन नहीं कर रहा था। उसे पता था अद्वैत को पसंद नहीं आएगा उसके पास बैठना। आर्या किचन में जाने लगी तो दादी ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा कहाँ जा रही हो, पहले हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो। आर्या ने बहाना बनाते हुए कहा, दादी मुझे सुबह चाय पीने की आदत है, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। इतना बोलकर वो जल्दी से किचन में चली गई थी। वहीं उसे जाते देखकर मयांक, प्रत्यूष, विवान, नक्ष, शौर्य, ईशान, तंशी, तेजस और प्रेम सबके चेहरे उतर गए थे, क्योंकि आर्या की आंखों में आंसू थे जो उनसे छुपे नहीं थे। वही प्रेम उठा और बोला, आज मुझे भी भाभी के हाथों की चाय पीनी है, तो मैं उन्हें बोलकर आता हूँ कि वो मेरे लिए भी 1 कप चाय बनाए। प्रेम जब किचन में आया तो आर्या सच में चाय बना रही थी और आंटी की बताई बातें याद कर रही थी। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो उस चाय के गर्म पॉट को अपने हाथों से पकड़ने वाली थी, पर वो उस गर्म पॉट को पकड़ती उससे पहले प्रेम ने आकर आर्या का हाथ पकड़ लिया और उसे थोड़ा साइड करते हुए बोला, भाभी आपका ध्यान कहाँ है, अभी आपके हाथ जल जाते। प्रेम की बात सुनकर आर्या ने कुछ नहीं कहा, बस स्माइल करते हुए बोली, थैंक्स। आर्या ने उस चाय को कप में डालते हुए प्रेम से पूछा, तुम चाय पियोगे क्या, तुम्हें चाय पसंद है? प्रेम को चाय नहीं कॉफी पीना पसंद था। उसने चाय कभी नहीं पी थी और ना ही उसे पसंद थी। उसने कहा, हाँ वैसे मैं रोज कॉफी पीता हूँ, पर आज आपके हाथ की बनी चाय पीऊंगा। अब आपने बनाई है तो टेस्ट कर सकता हूँ। प्रेम की बात सुनकर आर्या ने दोनों के लिए चाय कप में डाली और 1 कप प्रेम को दे दिया और फिर दोनों चाय पीने लगे थे। प्रेम को आर्या की बनाई चाय पसंद आ गई थी। वही अद्वैत ऑफिस के लिए निकल गया था। दूसरी तरफ जतीन अपने घर के स्टडी रूम में बैठे थे और वो गुस्से से पागल हो रहे थे। कल आर्या जहां मीटिंग करने गई थी वहां पहुंची ही नहीं थी। वो किसी को कॉल कर चिल्ला रहे थे, कुछ भी करो, जमीन आसमान एक करो, पर मुझे आर्या मेरे सामने चाहिए, और वो भी सही सलामत। शहर के हर कोने में ढूंढो उसे, वो जहां हो सकती है वहां ढूंढो, मुझे हर हाल में वो चाहिए। जतीन की आवाज स्टडी रूम से बाहर आ रही थी। वही काव्या बाहर खड़ी होकर सब सुन रही थी और उसके चेहरे पर जलन के साथ साथ उसकी आंखों में चमक भी थी। उसने अपने मन में कहा, पापा आप जितनी चाहे कोशिश कर लीजिए, आपकी लाडली आपको नहीं मिलने वाली है। अब आज से आपके पास सिर्फ मैं रहूंगी और अब आप जहां भी जाएंगे अपने साथ मुझे लेकर जाएंगे और बस मैं आपकी लाडली रहूंगी। उस आर्या का इस घर से नामो निशान मिटा दूंगी मैं। इतना बोलकर काव्या अपने रूम में चली गई थी।
क्या जतिन को कभी काव्या का सच पता चलेगा? काव्या का सच पता चले ना चले, पर जतिन का सच बहुत जल्दी सबके सामने आने वाला है। अद्वैत तो आर्या के साथ रूढ़ होते जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। अब आगे, और वो भी सही सलामत। शहर के हर कोने में ढूंढो उसे, वो जहां हो सकती है वहां ढूंढो, मुझे हर हाल में वो चाहिए। जतीन की आवाज स्टडी रूम से बाहर आ रही थी। वही काव्या बाहर खड़ी होकर सब सुन रही थी, और उसके चेहरे पर जलन के साथ साथ उसकी आंखों में चमक भी थी। उसने अपने मन में कहा, पापा आप जितनी चाहे कोशिश कर लीजिए, आपकी लाडली आपको नहीं मिलने वाली है। अब आज से आपके पास सिर्फ मैं रहूंगी, और अब आप जहां भी जाएंगे अपने साथ मुझे लेकर जाएंगे, और बस मैं आपकी लाडली रहूंगी। उस आर्या का इस घर से नामो निशान मिटा दूंगी मैं। इतना बोलकर काव्या अपने रूम में चली गई थी और उन गुंडों को कॉल करने लगी, पर उनका कॉल नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ आर्या के पास करने के लिए कोई काम नहीं था। जब दादा दादी आराम करने अपने कमरे में चले गए तो आर्या भी अपने रूम में आ गई थी। उसकी नजर अपने लिए लाए सामान पर पड़ी तो उसने सोचा उसे कबर्ड में ठीक से सेट करके रखना चाहिए। वहां अद्वैत के 2 बड़े बड़े कबर्ड थे। आर्या ने उसके सारे कपड़े एक कबर्ड में शिफ्ट कर दिए और दूसरे कबर्ड में अपने कपड़े रखे। उसने सारा रूम ठीक से अरेंज कर दिया था। ड्रेसिंग टेबल पर अपनी कुछ चीजें रखी। उसने आज बचा हुआ टाइम उस रूम को ठीक करने में बिता दिया था। शाम के वक्त आर्या नीचे किचन में चली गई थी और तभी अद्वैत घर वापस आया। उसे फ्रेश होकर पार्टी में जाना था। वो सीधे अपने रूम में आ गया था। रूम में आते ही उसने अपने कपड़े लेने के लिए कबर्ड खोला और उसका चेहरा गुस्से से भर गया। अद्वैत ने वही कबर्ड खोला था जिसमें अभी आर्या का सारा सामना रखा हुआ था। उसने गुस्से में आकर उसका सारा सामना निकालकर कबर्ड से बाहर फेंका और दूसरे कबर्ड से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। जब वो फ्रेश होकर मिरर के सामने खड़ा था, उसकी नजर वहां रखे आर्या की चीजों पर पड़ी। वो सब देखकर अद्वैत को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने वहां से भी उसकी चीजें उठाई और जमीन पर फेंकी और तैयार होने लगा। वही आर्या को तो पता ही नहीं था कि अद्वैत घर आ गया है। वो जब अपने रूम में आई तो उसके सामने उसकी सारी चीजें फर्श पर पड़ी थीं। उसने अपनी नजरें उठाकर अद्वैत को देखा। आर्या उससे कुछ बोलती उससे पहले अद्वैत उसके पास आकर उसके गाल दबाते हुए बोला, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई थी? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम मेरी नजरों में बस एक मेढ़ के बराबर हो, तुम्हारा मुंह पर और मेरे रूम पर कोई हक नहीं है। और तुम ऐसी कोशिश भी मत करना, मेरी परमिशन के बिना तुम मेरी चीजों को हाथ नहीं लगा सकती। आइंदा ऐसी कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये अपना सामान हटाओ यहाँ से। मेरी नजरों के सामने मुझे तुम्हारी कोई चीज नहीं दिखाई देनी चाहिए, और मेरे वापस आने तक मुझे मेरा रूम पहले जैसा चाहिए। तो अपना कचरा साफ करो मेरे रूम से। इतना बोलकर अद्वैत ने उसके चेहरे को झटका और रूम से बाहर निकल गया। आर्या के दिल में दर्द की लहर दौड़ गई थी। वो रोना नहीं चाहती थी, पर आंसू कहाँ मानते हैं। लाख रोकने पर भी आंसू की बूंदें बार बार उसके गाल पर लुढ़क रही थी। आर्या ने एक नजर अपने बिखरे पड़े सामान को देखा और एक एक कर सारी चीजें उठाकर एक जगह रखने लगी। सारी चीजें इकट्ठी करने के बाद आर्या को समझ नहीं आ रहा था वो उसे रखे तो रखे कहाँ। तभी उसे याद आया, उसने गेस्ट रूम में एक खाली बैग देखा था। प्रेम जब उसे पूरे घर में घुमा रहा था तब उसकी नजर वहां रखे बी अंक पर पड़ी थी। पर अब उसके सामने सवाल ये था कि वो उसे लाए कैसे। अगर किसी ने कुछ पूछा तो वो क्या जवाब देगी। पर आर्या को उस बी अंक को लाना ही था, वरना वो सारी चीजें रखेगी कहां पर। आर्या रूम से बाहर निकल गई थी और अब वो गेस्ट रूम की तरफ जा रही थी। वही प्रत्यूष जो अद्वैत के साथ नहीं गया था, बाकी सब चले गए थे। प्रत्यूष बाद में जाने वाला था और जाने से पहले उसने एक ब्लैंकेट लिया और अद्वैत के रूम की तरफ बढ़ गया। प्रत्यूष ने डोर नॉक किया पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो वो अंदर आ गया। आर्या रूम में नहीं थी। उसने अपने हाथ में पकड़ा ब्लैंकेट वहीं सोफे पर रखा जहां कल आर्या सो रही थी और मुड़कर जाने लगा तो उसकी नजर फर्श पर एक जगह रखी चीजों पर पड़ी। उसने कहा, ये आर्या के कपड़े, उसका सामान ऐसे नीचे क्यों रखा हुआ है? उसने एक नजर पूरे रूम में डाली। आज अद्वैत का रूम चेंज हो गया था। शायद आर्या ने ये नया लुक दिया था।
प्रत्यूष को सब बहुत पसंद आया था। उसने स्माइल करते हुए कहा, कुछ भी कहो जादू है इस लड़की के हाथों में। फिर वो रूम से बाहर चला गया। प्रत्यूष जा रहा था, तभी उसकी नजर आर्या पर गई, जो एक बैंग लेकर अपने रूम की तरफ जा रही थी। और अब उसे समझते देर नहीं लगी थी कि आर्या का सामान जमीन पर क्यों पड़ा हुआ था। उसने एक गहरी सांस भरी और बाहर चला गया। वहीं आर्या ने रूम में आकर अपना सारा सामान उस बैंग में रख दिया। उसका ज्यादा सामान नहीं था। कुछ जोड़ी कपड़े थे जो दादी ने उसके लिए मंगवाए थे। बाकी वो मेकअप तो करती नहीं थी, बस लिप ग्लास और सिंदूर जो दादी ने ही उसे दिया था। आर्या की सारी चीजें उस बैग में समा गई थी। उसने उस बैग को सोफे के एक कोने में छुपा कर रखा और रूम की सारी चीजें पहले की तरह करने लगी थी। अद्वैत का रूम बहुत बड़ा था। उसने सब पहले की तरह सेट कर दिया था और अब वो कबर्ड को भी पहले की तरह सेट करने लगी थी। तभी उसकी नजर अपने शादी के जोड़े पर गई। उसने उसे बाहर निकाला और फिर आर्या ने दादी की दी सारी ज्वेलरी को भी उस शादी के जोड़े में रखा और उसे अच्छे से रैप करके एक छोटे बैंग में रख दिया। आर्या ने उस बैंग को अद्वैत के कबर्ड में सबसे नीचे रख दिया, जहां शायद ही उसकी कभी नजर पड़ती। ये सब करते करते आर्या को टाइम का पता ही नहीं चला। रात के 1 बज रहे थे। आर्या जब सोफे पर आकर लेटने लगी तो उसकी नजर वहां रखे ब्लैंकेट पर गई। ये यहाँ किसने रखा? शायद प्रत्यूष भाई ने रखा होगा। उस खडूस से तो मैं ये उम्मीद भी नहीं कर सकती। उसे तो सिर्फ बाकी लोगों की तरह मुझे दर्द देना अच्छा लगता है। आर्या अपने आप से बातें करते हुए उस ब्लैंकेट को ओढ़कर सो गई थी। रात के 2 बजे अद्वैत जब अपने रूम में आया तो उसका रूम पहले की तरह बेजान लग रहा था। आर्या ने उसके रूम का लुक चेंज किया था। वो अद्वैत को भी अच्छा लगा था, पर आर्या के सामान को देखकर उसे गुस्सा आ गया था। आज आर्या ने जो सब बदला था तो सच में उसका रूम और ज्यादा अच्छा लग रहा था, पर अपने गुस्से के आगे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने रूम में आकर एक नजर आर्या को देखा और बाथरूम में चला गया। चेंज करके वो भी बेड पर जाकर सो गया था। अद्वैत को अभी अभी नींद आई थी कि धड़ाम की आवाज सुनकर वो उठकर बैठ गया। उसने देखा आर्या नींद में सोफे से नीचे गिर गई थी, पर फिर भी उसकी नींद नहीं खुली थी। आर्या के लिए ये 2 दिन सबसे मुश्किल भरे थे। इन 2 दिनों में वो न ठीक से खाना खा रही थी और न ही उसे अच्छी नींद मिली थी। वो वैसे ही फर्श पर ही सो गई थी और अद्वैत ने भी उसे उठाने की जहमत नहीं उठाई थी। वो उसे इग्नोर करके वापस से सो गया था। अगली सुबह आर्या जल्दी उठ गई थी। वो तैयार होकर नीचे चली गई थी। आर्या ने आज सबके लिए नाश्ता बनाया था। वही रूम में जब अद्वैत की नींद खुली तो सबसे पहले उसकी नजर सोफे पर गई। वहां आर्या नहीं थी। उसे लगा आज फिर उसे लेट होगा, पर बाथरूम तो खाली था। आर्या वहां भी नहीं थी। अद्वैत तैयार होकर नीचे आ गया तो देखा आज आर्या ने सबके प्लेट पहले ही रेडी कर दिए थे। जब एक एक कर सब टेबल पर आ गए तो अपने सामने टेबल पर रखी प्लेट देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा था। शॉर्ट, क्या ये भाभी ने बनाया है? तो विवान बोला, लगता तो यही है। मयांक, दिखने में कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है। सब बातें करने में बिजी थे। दादा दादी भी टेबल पर आ गए थे। दादी तो उस सजे हुए टेबल को देखकर ही खुश हो गई थी। आर्या ने बहुत सी डिश बनाई थी, जिसमें उसने पोहा, सैंडविच, पराठे, पास्ता, कपकेके, उसने टोस्ट भी रोस्ट कर रखे थे। साथ में सलाद भी बनाकर रखा था। जूस, कॉफी और ग्रीन टी सब अच्छे से बनाकर टेबल पर किसी प्रोफेशनल शेफ की तरह सर्व भी कर रखा था। सब देखते ही नाश्ते पर टूट पड़े थे। अद्वैत भी सब देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप नाश्ता करने लगा था। वही उसे लगा था आर्या डाइनिंग टेबल पर सबके साथ होगी, पर वो वहां भी नहीं थी। दादाजी ने खुश होते हुए कहा, कुछ भी कहो, बहू के होठों में जादू है। आज तो दिन बन गया, पर वो है कहाँ? तभी प्रत्यूष बोला, दादू शायद वो अपने लिए चाय बना रही है, आप खाइए, वो आ जाएगी। अब प्रत्यूष भी समझ गया था अद्वैत उसकी इंसल्ट ना करे, इसलिए वो यहाँ नहीं थी। और वही आर्या नाश्ता बनाने के बाद बाहर गार्डन में एक बाउल में दूध लेकर गई थी, जहां उसे एक बिल्ली दिखाई दी थी। जब सबका नाश्ता खत्म हुआ तो अद्वैत ऑफिस के लिए जाने लगा। उसने जाते हुए एक नजर किचन की तरफ डाली और बाहर निकल गया। अद्वैत जब बाहर जा रहा था तब उसकी नजर गार्डन में बैठी आर्या पर गई।
जो उस बिल्ली को सहला रही थी। अद्वैत ने उससे नजरें फेरी और जाने लगा। इन सबसे बेखबर आर्या उस बिल्ली से बातें करने में व्यस्त थी। आज का दिन भी ऐसे ही बीत गया था। रात को आर्या बाथरूम से बाहर आ रही थी और तभी वो रूम के अंदर आ रहे अद्वैत से टकराई। उसके पैर लड़खड़ा गए थे, पर जल्दी से उसने अद्वैत को पकड़ लिया और ठीक से खड़ी हो गई। और अब उसे पता था फिर से अद्वैत उसकी इंसल्ट करेगा, और वही हुआ भी। अद्वैत उससे एक कदम पीछे होते हुए बोला, दूर रहो मुझसे, तुम ना मेरे पास आने की कोशिश मत करो। तुम में और उस जानवर में ज्यादा कोई फर्क नहीं है जिससे तुम सुबह बातें कर रही थी। अद्वैत की बात पर आर्या कहीं खो गई थी। उसके चेहरे पर एकदम से उदासी छा गई थी और उसने उसी तरह कहीं खोए हुए कहा, हाँ ये बात भी सही है, उनका भी कोई ठिकाना नहीं होता, ना कोई घर नहीं होता है और ना ही कोई अपना होता है। उसकी बात सुनकर अद्वैत अजीब नजरों से उसे देख रहा था और उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश करने लगा था, पर वो आगे कुछ कहता उससे पहले डोर पर किसी ने नॉक किया। तो आर्या जल्दी से डोर के पास चली गई और देखा तो वहां एक नौकर खड़ा था। उसने कहा, मींडम आपको बड़ी मींडम बुला रही है। तो आर्या उसके पीछे पीछे ही रूम से बाहर निकल गई। आर्या जब दादी के रूम में गई तो दादी ने उसे अपने पास बिठाया और बोली, बेटा कल हम दोनों हमारे फ्रेंड के घर जा रहे हैं, तो मैं सोच रही थी क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। पूरा दिन तुम अकेले घर पर बैठकर क्या करोगी, पर हम तुम्हें वहां अपनी बहू नहीं कह सकते, क्योंकि बेटा अभी अद्वैत नहीं चाहता कि तुम दोनों की शादी की बात किसी को पता चले। तो मैं वहां सबको यही बताऊंगी कि तुम अद्वैत की दोस्त हो और कुछ दिन हमारे घर रहने आई हो, तो हम तुम्हें अपने साथ लेकर आए। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना बेटा? दादी की बात पर आर्या ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं दादी, भला मुझे बुरा क्यों लगेगा? अगर अद्वैत ने कहा है तो कुछ सोचकर ही कहा होगा। पर दादी मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। मैं वहां आकर क्या करूंगी? मैं वहां किसी को नहीं जानती हूँ, सबके बीच मुझे अजीब लगेगा। इससे अच्छा मैं घर पर ही रहूंगी और रही टाइम पास करने की, तो मैं कल सबके लिए खाना बनाऊंगी, तो टाइम भी निकल जाएगा और मुझे बोर भी नहीं होगा। आप दोनों आराम से जाना, आप दोनों मेरी फिक्र मत करिएगा। आर्या की बात सुनकर दादी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, अब आओ जाकर आराम करो। आर्या दादा दादी को बाय बोलकर बाहर आ गई थी, पर अब उसका रूम में जाने का मन नहीं कर रहा था, तो वो बाहर गार्डन में आ गई थी। आर्या ने बाहर आकर उस बिल्ली को देखा जिसे उसने वही गार्डन में एक जगह छोड़ा था। आर्या अब उस बिल्ली को अपने हाथों से सहलाते हुए उससे बातें करने लगी। उसके पास बैठे हुए काफी टाइम हो गया था। जब उसे इस बात का ख्याल आया तो वो वहां से उठी और अपने रूम में जाते हुए सोचने लगी, क्या वो शैतान सो गया होगा या अभी भी जाग रहा होगा? आर्या कैसे निभाएगी अद्वैत के साथ? अब कल जब दादा दादी घर नहीं होंगे तो अद्वैत उसे और ज्यादा हर्ट करेगा। अब आगे तो टाइम भी निकल जाएगा और मुझे बोर भी नहीं होगा। आप दोनों आराम से जाना, मेरी फिक्र मत करिएगा। आर्या की बात सुनकर दादी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, अब आओ जाकर आराम करो। आर्या दादी को बाय बोलकर बाहर आ गई थी, पर अब उसका रूम में जाने का मन नहीं कर रहा था। वो गार्डन में आ गई थी। आर्या ने बाहर आकर उस बिल्ली को देखा जिसे उसने वही गार्डन में एक जगह छोड़ा था। आर्या अब उस बिल्ली से बातें करने लगी। उसके पास बैठे हुए काफी टाइम हो गया था। आर्या सोच रही थी, क्या वो खड़ूस सो गया होगा? हाँ, अब तक तो शायद सो गया होगा। दिन भर काम में बिजी रहता है, सो गया होगा तो अच्छा ही होगा। ये सोचते हुए आर्या अपने रूम में आ गई थी। वो जब रूम में आई तो अद्वैत सो रहा था। उसे सोते देखकर आर्या ने राहत भरी सांस ली और सोफे पर जाकर लेट गई। दूसरी तरफ अग्निहोत्री मेंशन में जतिन टेंशन में अपने रूम में इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। तभी माया बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे रूम में चक्कर काटने से वो लड़की मिलने वाली नहीं है। माया की बात पर जतिन ने माया को घूरते हुए कहा, उसका नाम आर्या है तो उसे वैसे ही बुलाया करो, और अब मैं तुम्हें ये आखिरी बार बता रहा हूँ, समझी तुम? तभी उनके फोन पर किसी का कॉल आने लगा। जतिन अपना फोन लेकर बालकनी में चले गए और बात करने लगे, मुझे एक मौका चाहिए। अब तो जानते हैं मिस्टर बिजलानी, मेरी कंपनी में अभी क्राइसिस चल रही है।
और मुझे आपके मदद की कितनी ज्यादा जरूरत है। आपने कहा था कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद भी जितनी जल्दी हो सके ये डील करना चाहता हूँ। जतिन की कुछ कुछ बातें माया को सुनाई दे रही थी। उसने अपना चेहरा बिगाड़ते हुए कहा, हमारी कंपनी में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, फिर भी जतीन को उस बेकार सी लड़की की टेंशन है। पता नहीं कहाँ मर गई है, पर वो यहाँ नहीं है तो मेरी आंखों को थोड़ा सुकून मिल रहा है। अगर वो हमेशा के लिए कहीं चली जाए तो मेरे दिल को भी सुकून मिलेगा। उसे देखने से मेरा दिन खराब होता था। वही उनके रूम के बाहर एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी, जिसकी आंखों में इस वक्त आंसू थे। ये वही आंटी थी जिनका जिक्र आर्या बार बार अपने मन में करती थी। वो भी आर्या के लिए बेहद परेशान थी। 3 दिन बीत चुके और आर्या का कोई पता नहीं चला था। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आर्या सही सलामत हो। वही काव्या के रूम में काव्या 2 दिन से उन गुंडों का नंबर डायल कर रही थी, पर उनका फोन नहीं लग रहा था। उसे बस उन गुंडों से एक बार कंफर्म करना था कि उन्होंने आर्या को खत्म कर दिया है, और जब तक उसे पता नहीं चलता उसे चैन नहीं आने वाला था। अगली सुबह कल की तरह आर्या अद्वैत से पहले उठकर तैयार होकर नीचे चली गई थी। उसने सबके लिए नाश्ता बनाया, और जब उसने देखा कि अद्वैत नीचे नहीं आया था तो सबके साथ बैठकर उसने भी नाश्ता किया। सब हंसी मजाक करते हुए नाश्ता कर रहे थे। आर्या को ऐसा माहौल कभी नहीं मिला था। वो भी खुशी खुशी उनके साथ बैठी थी। आज वीकेंड था तो सबके अपने अपने प्लान थे। सब आर्या को बाय बोलकर घर से बाहर निकल गए। वहीं थोड़ी देर बाद दादा दादी भी चले गए थे। वहीं अब पूरे घर में प्रत्यूष और आर्या ही रह गए थे। और एक शैतान जो अभी भी अपने रूम में बैठा था, आर्या को ख्याल आया कि उसे अद्वैत को नाश्ता रूम में देना चाहिए, पर वो फिर से भड़क गया तो। पर कुछ सोचकर आर्या ने एक प्लेट में नाश्ता सर्व किया और ग्रीन टी के साथ उसे लेकर रूम में आ गई थी। आर्या ने उस ट्रे को टेबल पर रखा और अद्वैत का बेड ठीक करने लगी। फिर उसने मॉप लिया और पूरे रूम की डस्टिंग भी खुद ही करने लगी। सब होने के बाद उसने अपने हाथ साफ किए और रूम से बाहर जाने लगी तो उसे अद्वैत की आवाज सुनाई दी, जो बालकनी से अंदर आ गया था। अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है, अभी तो तुम्हें गार्ड की भी सफाई करनी है। देखो कैसे पूरा गार्डन बिखरा पड़ा है, तो मुझे वो पूरा गार्डन शाम तक साफ चाहिए। अद्वैत की बात सुनकर आर्या ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में अपना सर हिलाया और रूम से बाहर निकल गई। आर्या नीचे आई और बाहर की तरफ जाने लगी तो प्रत्यूष ने उसे देखकर कहा, खरगोश कहाँ जा रही हो? प्रत्यूष के मुंह से खरगोश सुनकर उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई थी, जिसे देख प्रत्यूष बस देखता ही रह गया। आर्या ने कहा, वो भाई मैं बाहर गार्डन में जा रही थी, वो मैं ना अकेले बैठे बोर हो रही थी तो सोचा गार्डनिंग कर लूं। प्रत्यूष ने भी स्माइल के साथ हाँ कहा और अपना काम करने लगा और आर्या गार्डन में चली गई। गार्डन में आकर उसने पूरे गार्डन पर नजर डाली और अपने काम पर लग गई। पहले तो उसने सारे पौधों की डालियों की छटाई की, सब पौधों के खराब पत्ते निकाले। फिर वो सारे गार्डन की सफाई करने लगी। वहीं बालकनी में बैठा अद्वैत, जो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, वो आर्या को देख रहा था। आधा दिन बीत गया था, पर आर्या ना तो रुकी थी और ना ही उसके हाथ रुके थे। दिन भर में उसने पूरा गार्ड साफ कर दिया था। वहां पर कुछ नए पौधे भी रखे हुए थे जिन्हें अभी लगाना था। अब आर्या ने एक एक कर सारे पौधे लगाने शुरू कर दिए। अद्वैत तो बस उसे ही देख रहा था। आर्या के काम को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वो हमेशा से गार्डन का काम करती होगी। वो कितनी सफाई से सब कर रही थी। अद्वैत ने सोचा, क्या इतने बड़े बाप की बेटी ये काम करती होगी? शायद हाँ, नहीं तो वो इतनी आसानी से ये सब कभी नहीं कर पाती। पर क्यों? फिर उसने अपना सर झटका और अपना काम करने लगा। देखते ही देखते शाम होने लगी थी। आर्या ने सारे पौधे लगा दिए थे और अब वो अपने कपड़े देखने लगी, जो सारे मिट्टी से सने हुए थे। अगर वो ऐसी हालत में घर के अंदर गई तो क्या होगा? यही सोचकर आर्या ने पानी का पाइप उठाया और अपने कपड़ों पर लगी मिट्टी साफ करने लगी थी। वही एक एक कर सब लड़के घर आ रहे थे और वो आर्या को गार्डन का काम करते देख वहीं खड़े हो गए थे। तनीश, क्या आज दादा दादी घर में नहीं है? तो अद्वैत ने उसे ये काम करने के लिए कहा था। ईशान, हाँ लगता तो यही है,
बेचारी कितनी मासूम है और छोटी भी।